आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर पढ़ेंगे कि सरफेस क्या होती है। सरफेस को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद करवाऊंगा मैट्रिक स्पेस के बारे में और टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में। मैट्रिक स्पेस से आप वाकिफ़ हैं कि एक सेट X जो नॉन एम्प्टी हो और उसमें एक फंक्शन D मौजूद हो, D एक फंक्शन हो x क्रॉस x से R के ऊपर, हम उसको मैट्रिक कहते हैं अगर D में चार खूबियाँ मौजूद हों। बहुत सारे D आपने देखे हुए हैं, मैं यहाँ पर ख़ास तौर पे D लूँगा Rn क्रॉस Rn से R पे, यानी जो मैं मैट्रिक स्पेस ले रहा हूँ वो यूक्लिडियन स्पेस Rn ले रहा हूँ। इसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, एक x1 x2 से xn और एक y1 y2 से yn, अगर ये दो एलिमेंट्स आप लेते हैं यूक्लिडियन स्पेस Rn के, तो इनके दरमियान जो स्टैंडर्ड नॉर्म है जिसको हम यूक्लिडियन नॉर्म भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस xn माइनस yn का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और हम इसको x माइनस y का मॉडुलस डालकर भी, नॉर्म डालकर भी लिखते हैं। तो ये D कैलकुलेट करने का फार्मूला है Rn के अंदर, जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसका स्पेशल केस R2 लेते हैं, अगर आपके पास R2 में दो एलिमेंट्स हों x1 x2 और y1 y2, तो इनके दरमियान जो D है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं D ऑफ xy या x माइनस y का नॉर्म, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस करें, x1 माइनस y1 का स्क्वायर, सेकंड में से सेकंड को माइनस करके उसका स्क्वायर लें और स्क्वायर रूट। ये जनरल फार्मूला जो Rn का है वही R2 के लिए है और वही हमारे पास R3 के लिए भी है, x1 x2 x3, और अगर y हमारे पास y1 y2 और y3 दो पॉइंट्स हैं R³ के, तो उनके दरमियान जो D है या कह लें उनके दरमियान जो डिस्टेंस है या कह लें उनके दरमियान जो नॉर्म है x माइनस वाई का नॉर्म, उसका फार्मूला भी वही है। क्या? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिफरेंस लें स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लें और उसका स्क्वायर प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट में से थर्ड कोऑर्डिनेट लें डिफरेंस और स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। इस तरह से हम D कैलकुलेट करते रहे हैं, जो आम डिस्टेंस की बात होती है। वैसे तो डिफरेंट मैट्रिक स्पेसेस में D के और डिफरेंट फार्मूलाई भी होते हैं, लेकिन हमने अपनी डिस्कशन जो है वो ख़ास तौर पे रखनी है R2 में और R3 में। ये दो यूक्लिडियन स्पेसेस के दरमियान हम D की बात किया करेंगे। तो मैट्रिक स्पेस आपको मैंने याद करवा दिया, उनके दरमियान D का फार्मूला क्या होता है। मैं इस वक्त आपको याद करवाने लगा हूँ कि ओपन बॉल या ओपन स्फीयर किसको कहते हैं। मैट्रिक स्पेस के अंदर हम बात करने लगे हैं ओपन बॉल या ओपन स्फीयर की। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप डिटेल के साथ मैट्रिक स्पेस के इन कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है मैट्रिक स्पेसेस की, उसके लेक्चर्स को वॉच करें, वहाँ पर बहुत डिटेल के साथ हमने करवाया हुआ है। यहाँ मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आपने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। ओपन बॉल क्या होता है? अगर हमारे पास XD एक मैट्रिक स्पेस है, ओपन बॉल लेने के लिए, ओपन बॉल बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट चाहिए होता है और एक पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए होता है। इन दो चीज़ों की मदद से आप ओपन बॉल बनाते हैं। अगर मैट्रिक स्पेस का एलिमेंट फ़र्ज़ करें x0 है और पॉजिटिव रियल नंबर मैंने लिया है R है, तो हम ओपन बॉल को डिनोट करते हैं SR x0 से या B x0 R से। हम कहते हैं x0 इस ओपन बॉल का सेंटर है, इस x0 को हम ओपन बॉल का सेंटर कहते हैं और R को हम इस ओपन बॉल का रेडियस कहते हैं। ओपन बॉल होती क्या चीज़ है? ओपन बॉल एक सेट होता है, इसमें
मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। इस सेट में एक मैट्रिक्स स्पेस के कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मैट्रिक्स स्पेस के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जब हम सेंटर से डी कैलकुलेट करते हैं और वो रेडियस से लेस आता है। मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट x होंगे। कैसे पता चलेगा कि मैट्रिक्स स्पेस का एलिमेंट x इस ओपन बॉल में है या नहीं? आप इस x का सेंटर x0 से d कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो r से लेस है या नहीं। अगर d x0 r से छोटा हुआ तो मैट्रिक्स स्पेस के उस एलिमेंट x को हम इस ओपन बॉल में रख लेंगे। ओपन बॉल में हम मैट्रिक्स स्पेस के इस तरह से सारे एलिमेंट्स इकट्ठे कर लेंगे तो हमारे पास ओपन बॉल बन जाएगा। मैंने कहा था कि हम खास तौर पे दो तरह की मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़ेंगे जिनका हमने यहाँ इस्तेमाल करना है। एक R2 है और एक R³ है। और यूक्लिडियन मैट्रिक लेंगे, स्टैंडर्ड मैट्रिक लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसमें x0 ले लेता हूँ एक पॉइंट a, b, कहाँ पर? R2 में, और मैं रेडियस फ़र्ज़ करें ले लेता हूँ r, कोई पॉजिटिव रियल नंबर, और मैं बनाना चाहता हूँ SR x0 यानी ओपन बॉल बनाना चाहता हूँ। इस ओपन बॉल में किसके एलिमेंट्स आएंगे? मैट्रिक्स स्पेस के यानी R2 के से x, y, या इसको मैं आसानी के लिए सिर्फ x लिख लेता हूँ जैसे मैंने इसे x0 लिखा है। इसमें R2 के एलिमेंट x होंगे। कौन से वाले x होंगे? जिनका जब हम x0 से d कैलकुलेट करें तो वो क्या आए? r से लेस आए। और मैंने x को x, y लिखा है और x0 को a, b लिखा है। और यूक्लिडियन मैट्रिक के मुताबिक जब मैं इनका d कैलकुलेट करूँगा तो ये बनेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस करें, x माइनस a स्क्वेयर प्लस y माइनस b स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज़ लेस देन r। वो सारे मैट्रिक्स स्पेस के पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स इस सेट के अंदर रख लेंगे और इस सेट को हम कहेंगे ये क्या है? ये सेट एक ओपन बॉल है। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? अगर हम उनकी पिक्चर देखना चाहते हैं कि R2 के अंदर वो पिक्चर किस तरह की बनती है, किस तरह की तस्वीर होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो अगर मैं इससे इक्वेशन बना लूँ तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। क्या बनेगी इक्वेशन? x माइनस a स्क्वेयर प्लस y माइनस b स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू r। और अगर मैं स्क्वेयर रूट से जान छुड़ा लूँ तो और आसान काम हो जाएगा। x माइनस a स्क्वेयर प्लस y माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर। हाँ, इस तरह की इक्वेशन आपने देखी हुई है। आपको इस तरह की इक्वेशन की शेप भी याद है कि इस तरह की इक्वेशन से जो शेप बनती है वो क्या होती है? याद आ रहा है? इस तरह की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसको? एक सर्कल को। कैसे सर्कल को? सर्कल की जब भी हम बात करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। ऐसे सर्कल को जिसका सेंटर a और b हो और जिसका रेडियस जो है वो r हो। शेप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर पॉइंट आपके पास a, b है तो आप क्या करेंगे? यहाँ से r रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये इस इक्वेशन के सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। जो ये पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट्स वो हैं, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ये ओपन स्फीयर के नहीं हैं। ओपन स्फीयर में कौन से पॉइंट्स थे? जिनका d r के इक्वल ना आए बल्कि r से लेस आए। गैस कर सकते हैं? ये जो सेंटर है a, b, ये जो सर्कल के सारे पॉइंट हैं बाउंड्री वाले, उनका यहाँ से डिस्टेंस r है। हम चाहते हैं डिस्टेंस r से कम आए। थोड़ा सा आगे जाएंगे r से बढ़ जाएगा, अंदर रहेंगे थोड़ा सा तो r से कम रहेगा। यानी बेसिकली इस ओपन बॉल में ये सारे पॉइंट्स आएंगे जो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। सर्कल की बाउंड्री को छोड़ देंगे। बाउंड्री के अलावा सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे पास क्या बनाएंगे? ओपन बॉल बनाएंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेस R2 है, मैट्रिक्स स्पेस R2 में अगर हमें ओपन बॉल बनाना है विद सेंटर A और B और विद रेडियस R, तो ये ओपन बॉल बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होगी। इस सर्कुलर डिस्क की बाउंड्री के अलावा बाकी अंदर वाले सारे पॉइंट्स ओपन बॉल में मौजूद होंगे। हमने बात देखी है ओपन बॉल की मैट्रिक्स स्पेस R2 के अंदर। R3 में भी देखते हैं। तो R³ के अंदर देखते हैं कि ओपन बॉल किस तरह का होगा। R³ में एक पॉइंट ले लेते हैं हम। फर्ज करें मैंने एक पॉइंट x0 ले लिया जिसको मैं सेंटर लेने लगा हूँ। जब भी मैंने ओपन बॉल बनाना है
ओपन बाल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत है एक सेंटर की और एक रेडियस की। और फ़र्ज़ करें मैंने r एक पॉजिटिव नंबर ले लिया जिसको मैं इस ओपन बाल का रेडियस बनाऊंगा, तो मेरे पास जो ओपन बाल बनेगा SR(x), उसमें एलिमेंट्स किसके होंगे, मैट्रिक स्पेस R³ के। मैट्रिक स्पेस R³ के एलिमेंट्स को कॉमनली हम लिखते हैं x, y और z, यानी इसमें एलिमेंट्स x, y और z होंगे। कौन से वाले एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे जिनका जब आप x0 से यानी सेंटर से d कैलकुलेट करेंगे तो वो d r से लेस आएगा। ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके जो सेट बनेगा उस सेट को हम कहेंगे वो ओपन बाल है, जिसका सेंटर x0 और रेडियस r है। जैसे मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनाई थी और सॉल्व किया था, यहाँ पर भी अगर इसी तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, d कैलकुलेट करें, तो सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस a का स्क्वायर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस करें, प्लस y माइनस b स्क्वायर प्लस z माइनस c स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे तो लेस देन r स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर ले लेंगे तो मेरे पास स्फीयर बन जाएगा। और लेस देन r स्क्वायर का मतलब होगा, जैसे यहाँ मतलब था कि इस सर्कल के अंदर, यहाँ मतलब होगा इस स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट। अगर हम इसकी तस्वीर बनाना चाहें तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, ये हमारे पास R³ आ गया, स्पेस आ गई। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट मेरे पास a, b और c है, x0 जिसको मैं बनाना चाहता हूँ सेंटर, यहाँ से r रेडियस का मैं एक स्फीयर बना लूँ। अब इस स्फीयर की बाउंड्री शामिल नहीं होगी, इस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे बाउंड्री नहीं होगी जी, बाउंड्री नहीं होगी। इस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स से मिलकर, तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स से मिलकर जो सेट बनेगा वो हमारा यहाँ ओपन बाल है। ओपन बाल किस तरह का हो सकता है, R2 में उसकी शेप कैसी होती है, R³ में ओपन बाल की शेप कैसी होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ ओपन सेट्स की। ओपन बाल के बाद मैं बात करने लगा हूँ ओपन सेट की। फिर एक दफ़ा याद करवा दूँ, मैं मैट्रिक स्पेस के कंसेप्ट रिवाइज़ करवा रहा हूँ, आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, पहली दफ़ा नहीं पढ़ा रहा। अगर आप इनको डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके कंसेप्ट कमज़ोर हैं, तो आप हमारी मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करें। ओपन सेट किसको कहते हैं, अगर X एक मैट्रिक स्पेस है, U इसका सबसेट है, आप U सेट को ओपन कहेंगे। कब ओपन कहेंगे, आप U सेट के बारी बारी एलिमेंट्स X लें, और जब भी आप एलिमेंट X लें आप ढूंढें एक पॉजिटिव रियल नंबर R, ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर R कि जब आप इस पॉइंट को जो आपने U में से लिया है उसको सेंटर लेकर और R रेडियस लेकर ओपन बाल SRX बनाएं तो वो U का सबसेट बन जाए। अगर आप U के हर एलिमेंट के लिए ऐसा R ढूंढने में कामयाब हो गए कि SRX U का सबसेट बन रहा हुआ, तो फिर आप कहेंगे U क्या है, ओपन है। सेट U को ओपन कहेंगे, कब ओपन कहेंगे, जब आप U के एलिमेंट X को लें, बारी बारी सारे X को लें, हर X की दफ़ा आप ढूंढ लें एक पॉजिटिव रियल नंबर R के SRX जब ओपन बाल बनाएं और वो U का सबसेट बन जाए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आप कहेंगे कि जो U सेट है जिसके X के लिए आप R ढूंढ रहे हैं वो U सेट एक ओपन सेट है। अच्छा जी, डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, मैंने रिवाइज करवा दी है। सबसे पहला नोट याद करवा दूं कि X इज़ ऑलवेज ओपन सेट। जो मैट्रिक स्पेस इटसेल्फ है, जब आप उसको अपना ही सबसेट कंसिडर करें तो वो ओपन है। क्यों ओपन है, क्योंकि SRX में एलिमेंट ही आपने मैट्रिक स्पेस के लेने हैं, वो मैट्रिक स्पेस से बाहर जा ही नहीं सकता, वो हमेशा मैट्रिक स्पेस का सबसेट ही रहेगा। आप R को चाहे छोटा कर लें, आप चाहे बड़ा कर लें, मैट्रिक स्पेस हमेशा खुद जो है वो ओपन सेट होती है। और एक और बात याद रहे, मुझे उसका इस्तेमाल तो नहीं करना, एम्प्टी सेट जो है हम उसको भी हमेशा ओपन सेट कंसिडर करते हैं। मुझे ख़ास तौर पे
बात करनी है कौन सी दो मैट्रिक्स स्पेसेस की, R2 की और R³ की। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास मैट्रिक्स स्पेस R2 है, मैं इसके कुछ सबसेट्स बना रहा हूँ और आपने बताना ये है कि क्या ये सबसेट्स जो मैं बना रहा हूँ क्या ये ओपन हैं। फ़र्ज़ करें मैंने आपके सामने जो है इस मैट्रिक्स स्पेस R2 में ये एक सेट बनाया है, ये डॉटेड बाउंड्री लाइन के अंदर वाला मेरा ये सारा सेट है U। क्या ये U ओपन है? क्वेश्चन ये है कि इज़ U ओपन, क्या ये ओपन सेट है? क्या करेंगे आप इसके बारी बारी सारे पॉइंट्स लेंगे, हर पॉइंट की दफ़ा एक पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढेंगे, ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढेंगे कि आपका SRX U का सबसेट हो जाए। अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये पॉइंट U का X कंसिडर किया, अब मुझे इस X को सेंटर लेकर ओपन बाल बनाना है। ओपन बाल की शेप आप देख चुके हैं, आपने देखा था कि A और B R2 में ओपन बाल का सेंटर लेते हैं, R रेडियस लेते हैं, तो आपने इस तरह का एक सर्कल बना लेना है, उस सर्कल के अंदर वाले सारे पॉइंट्स इस ओपन बाल में होंगे। तो यहाँ पे भी मुझे इस X को सेंटर लेकर एक ओपन बाल बनाना है। फ़र्ज़ करें अगर मैं इतना रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लूँ तो ये ओपन बाल बन जाएगा, इस तरह का डॉटेड होगा, इसके अंदर वाले पॉइंट्स होंगे। क्या ये सारा का सारा U के अंदर है? मुझे ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढना है कि SRX क्या हो जाए, U का सबसेट हो जाए। ये तो U के अंदर नहीं है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, इतना कर दूं, हाँ, अब ये वाला SRX जो है, ये वाला SRX क्या है, इस U का सबसेट है। इसी तरह से अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, मैं हर दफ़ा एक ऐसा R ढूंढ सकता हूँ कि SRX U का सबसेट हो। ये जो तस्वीर मैंने बनाई है ये क्या है, ओपन सेट है। एक और पिक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि वो R2 में ओपन सेट है या नहीं है। फ़र्ज़ करें मैंने वही तस्वीर रखी है, अलबत्ता उस तस्वीर में मैंने एक साइड की लाइन सॉलिड कर दी है, पैरेललोग्राम है यही वाली, ये वाली लाइन मैंने सॉलिड कर दी है। सॉलिड करने का मतलब है ये वाली लाइन भी शामिल है, यानी मेरा सेट U इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स हैं, ये वाली डॉटेड लाइन इसमें नहीं है, सारे हैं, और ये वाली सॉलिड लाइन भी है। क्या ये ओपन सेट है? मुझे क्या करना है? अगर ओपन सेट साबित करना है तो मुझे इसके हर पॉइंट के लिए एक R ढूंढना है कि SRX U का सबसेट रहे। अगर मैं वो पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो मैं छोटा रेडियस करके ऐसा ओपन बाल बना सकता हूँ जो इस सेट U के अंदर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इस सॉलिड लाइन पे पॉइंट, अब मैं इसको सेंटर लेकर जब ओपन बाल बनाता हूँ तो ओपन बाल मैं रेडियस जैसे बड़ा करता जाऊँगा ओपन बाल बड़ा होता जाएगा, रेडियस छोटा करता जाऊँगा ओपन बाल छोटा होता चला जाएगा। जितना मर्जी छोटा कर लूँ ये वाला पोर्शन ऐसा है जो U के अंदर नहीं आ रहा, यानी इसको सेंटर लेते हुए, इस X को सेंटर लेते हुए जब भी मैं SRX बनाऊंगा तो कभी भी U का सबसेट नहीं बनेगा। थोड़ा सा हिस्सा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस सेट U से बाहर चला जाएगा। रेडियस को छोटा कर दूंगा या बड़ा कर दूंगा तब भी हमेशा ये बाहर ही रहेगा, ये सबसेट नहीं बनेगा। इस बाउंड्री के हर पॉइंट के लिए ही ऐसा हो जाएगा। ओपन सेट साबित करने के लिए मुझे ढूंढना था कि हर X के लिए R मिले कि SRX U का सबसेट हो, लेकिन यहाँ तो मुझे इस बाउंड्री के ऊपर ऐसे X मिल रहे हैं जिनके लिए कभी भी मैं R ढूंढने में कामयाब नहीं हो रहा कि SRX U का सबसेट हो। इसका मतलब है ये सेट ओपन नहीं है। इस तरह से आप डिफरेंट पिक्चर्स बनाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से सेट R2 के अंदर ओपन हैं और कौन से सेट R2 के अंदर ओपन नहीं हैं। इसी तरह से आप R³ के डिफरेंट सेट्स बनाकर भी चेक कर सकते हैं कि कौन से सेट्स ओपन हैं और कौन से सेट्स ओपन नहीं हैं। और मुझे इस वक्त एक ख़ास बात आपको नोट करवानी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि X ऑलवेज ओपन सेट होता है, तो जो हमारी मैट्रिक्स स्पेस R2 है ये भी चूँकि मैट्रिक्स स्पेस है तो याद रहे R2 इज़ ऑलवेज ओपन सेट। और अगर मैं मैट्रिक्स स्पेस R³ की बात करूं तो क्या ख्याल है, क्या वो ओपन सेट होगा? R³ भी चूंकि मैट्रिक्स स्पेस है और हर मैट्रिक्स स्पेस ओपन सेट होता है तो R³ इज ऑलवेज एन ओपन सेट।
मैंने आपके लिए ओपन सेट्स रिवाइज किए हैं, कुछ पिक्चर्स बनाकर दिखाया है कि इनमें से कौन से ओपन सेट्स हैं R2 के और कौन से ओपन सेट्स नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे सर ने हमसे कहा था कि आज हम सरफेसेस पढ़ेंगे और सर को इतनी देर हो गई है, सरफेस का अभी तक जिक्र ही कोई नहीं है। यकीनन पढ़ेंगे हम सरफेसेस, लेकिन मुझे सरफेसेस पढ़नी है ओपन सेट्स की मदद से, तो इसलिए मैंने आपके लिए रिवाइज़ करवाया है कि ओपन सेट क्या होता है। लेकिन मैं अभी सरफेसेस नहीं शुरू करने लगा, मैं अभी कुछ और बातें रिवाइज करने लगा हूँ आपके लिए। जी, मैं अब बात करने लगा हूँ इस वक्त टोपोलॉजिकल स्पेसेस की। आपको याद होगा, आपने टोपोलॉजिकल स्पेसेस पढ़े हुए हैं। आप कहते हैं एक सेट X विद रिस्पेक्ट टू ए टोपोलॉजी टा इज कॉल्ड ए टोपोलॉजिकल स्पेस अगर टा में 3 खूबियाँ मौजूद हों। यकीनन आपको याद आ गई होंगी, मैं इस वक्त उनका जिक्र नहीं कर रहा। मैं इस वक्त क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर एक XD आपके पास मैट्रिक्स स्पेस हो तो क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है? क्या मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है? क्या टोपोलॉजिकल स्पेस मैट्रिक्स स्पेस होती है? तो इन 2 क्वेश्चंस में से पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर XD एक मैट्रिक्स स्पेस है तो ये यकीनन एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी है। हर मैट्रिक्स स्पेस जो है वो हमेशा एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। और दूसरी साइड से क्वेश्चन है कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस है क्या वो मैट्रिक्स स्पेस है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन मेरा इस वक्त ज़ोर किस बात पर है कि हर मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। मुझे इसी बात का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा मुझे बार बार जिक्र करना है कौन सी 2 मैट्रिक्स स्पेसेस का, R2 और R³ का। ये जो R2 और R³ विद यूक्लिडियन मैट्रिक विद स्टैंडर्ड मैट्रिक मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी हैं। ये दोनों क्या हैं? टोपोलॉजिकल स्पेसेस भी हैं। टोपोलॉजिकल स्पेसेस के साथ साथ मुझे एक और बात का जिक्र भी करना है, सब स्पेस का। किस चीज़ का? सब स्पेस का। अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें X एक मैट्रिक्स स्पेस हो, क्या हो? X एक मैट्रिक्स स्पेस हो और Y मैं इसका सबसेट लूँ, तो क्या ये Y भी मैट्रिक्स स्पेस है? किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का हर सबसेट मैट्रिक्स स्पेस ही होता है। दोबारा पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि X एक मैट्रिक्स स्पेस है, Y इसका सबसेट है, क्या ये मैट्रिक्स स्पेस है? जवाब है हाँ, ये मैट्रिक्स स्पेस है। किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का हर सबसेट मैट्रिक्स स्पेस होता है। अगर ये मैट्रिक्स स्पेस है तो क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है? हाँ जी, ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है। क्या है? ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी है। हर मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट मैट्रिक्स स्पेस होता है, हर मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी होता है, क्योंकि हर मैट्रिक्स स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। R² R³ मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। अगर मैं R² का कोई सबसेट लूँ तो क्या वो मैट्रिक्स स्पेस, क्या वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा? ये सामने दीवार जो है अगर नीचे से इन्फिनिटी तक चली जाए तो ये इस वक्त एक प्लेन है, R2 है, यानी मैट्रिक्स स्पेस है। ये जो वाइट बोर्ड है इस दीवार के ऊपर एक हिस्सा है, ये इस प्लेन का सबसेट है, क्या ये मैट्रिक्स स्पेस है? जी बिल्कुल, मैट्रिक्स स्पेस का हर सबसेट मैट्रिक्स स्पेस होता है, ये भी एक मैट्रिक्स स्पेस है। क्या ये जो बोर्ड है, क्या ये बोर्ड एक टोपोलॉजिकल स्पेस है? जी बिल्कुल, हर मैट्रिक्स स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ये बोर्ड भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। याद रहे, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस का हर सबसेट मैट्रिक्स स्पेस होता है। जब हर सबसेट मैट्रिक्स स्पेस होता है तो हर सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस भी होता है। मैंने बात करनी है R2 और R³ एज ए मैट्रिक्स स्पेसेस और उनके सबसेट्स एज ए मैट्रिक्स स्पेसेस और टोपोलॉजिकल स्पेसेस। मैंने कहा ये जो मेरे सामने एक बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस में डिफरेंस कैसे करते हैं? और 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस को हम कब कहते हैं कि वो दोनों सेम हैं?
याद आ रहा है? दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस कब एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस कब सेम होती हैं? दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस सेम होती हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस x एंड y जो हैं वो सेम हैं। हम सेम के लिए वर्ड यूज करते हैं होम्योमॉर्फिक हैं। क्या हैं? दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं, आपस में सेम हैं। एक टोपोलॉजिकल स्पेस में जो खूबी है वही सारी खूबियाँ दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस में भी है। ये दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के होम्योमॉर्फिक होने की नोटेशन है। कब होम्योमॉर्फिक होती हैं, कब सेम होती हैं? दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस उस वक्त सेम होती हैं जब उनके दरमियान आपको एक फंक्शन मिल जाए x और y। अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं हम कहेंगे ये होम्योमॉर्फिक है। अगर आपको एक फंक्शन f मिल जाए और इस फंक्शन में अगर तीन खूबियाँ हों, f बाइजेक्टिव हो, f कंटिन्यूस हो और f इनवर्स भी कंटिन्यूस हो। अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान ये तीन खूबियों वाला एक फंक्शन मिल जाए तो हम कहते हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं। वो दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस बस दिखने में डिफरेंट लग रही हैं, असल में डिफरेंट हैं नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ जी ये वाला जो है बोर्ड ये इस प्लेन पे है, ये छोटा वाला बोर्ड ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये बड़ा वाला वाइट बोर्ड R2 में है, ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्या ये दोनों होम्योमॉर्फिक हैं या नहीं? कब होम्योमॉर्फिक होंगी? हमने मैथमेटिकली तो कहा है कि अगर उन दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान हमें एक फंक्शन मिल जाए जो बाइजेक्टिव हो, कंटिन्यूस हो और जिसका इन्वर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस हो तो वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस सेम होती हैं। वो दिखने में डिफरेंट होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरा ये वाला छोटा बोर्ड स्ट्रेचेबल हो, अगर मैं इसको इधर को स्ट्रेच करूं, इधर को स्ट्रेच करूं, इधर को और इस बोर्ड के साथ स्ट्रेच करवा के मैप करवा दूं, इक्वल ले आऊं, तो ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस बिल्कुल सेम टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। बेसिकली मैथमेटिकली टोपोलॉजिकल स्पेसेस कब सेम होती हैं? जब वो होम्योमॉर्फिक हो, जब उनके दरमियान एक फंक्शन मिल जाए जो बाइजेक्टिव हो, जो कंटिन्यूस हो, जिसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। लेकिन थ्योरेटिकली आप कहते हैं दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस बेसिकली जब उनको थोड़ा सा खींच कर, थोड़ा सा उनकी शेप को चेंज करके आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करवाया जा सके तो वो दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या हैं? होम्योमॉर्फिक हैं। हमारे दाएं बाएं जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारी टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। अगर मेरे पास ये बोतल है तो ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। कैसे टोपोलॉजिकल स्पेस है? ये R³ का एक सबसेट है। R³ एक मैट्रिक्स स्पेस है, ये मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट है। मैट्रिक्स स्पेस का सबसेट भी मैट्रिक्स स्पेस होती है। हर मैट्रिक्स स्पेस एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। R³ भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये वाली बोतल भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, फर्ज करें ये बुक है, ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये भी R³ का सबसेट है। क्या आपस में होम्योमॉर्फिक हैं? मैथमेटिकली कब होम्योमॉर्फिक होंगे? जब इन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस के दरमियान मुझे एक फंक्शन मिल जाए जो बाइजेक्टिव हो, जो कंटिन्यूस हो और जिसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। थ्योरेटिकली कब दोनों जो हैं टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो हैं वो होम्योमॉर्फिक होगी? अगर रीशेप करके, स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके इन दोनों को आपस में कोइंसाइड करवाया जा सके, बिल्कुल एक जैसी शेप दी जा सके, तो ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसेस क्या हैं? होम्योमॉर्फिक हैं। होम्योमॉर्फिक आपको पता चल गया कि होम्योमॉर्फिक क्या होता है? फंक्शन उनके दरमियान मौजूद हो, बाइजेक्टिव हो, कंटिन्यूस हो, उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन की डिटेल में मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जाऊंगा। कंटिन्यूस फंक्शन आप देख सकते हैं। मैं आसानी के लिए आपको याद करवा देता हूँ कि अगर फंक्शन की लिमिट और वैल्यू क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, हम किसके अंदर हैं? हम यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हैं। यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हम लिमिट और वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट और वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, मैं अलबत्ता आपको याद करवा देता हूँ। अगर हम R से R वाले फंक्शंस की बात करें
तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस हैं। आर से आर के ऊपर अगर लिमिट और वैल्यू की बात करें सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। ये कुछ बातें मैं आपको याद करवा रहा हूँ जिनका मैं दरमियान में इस्तेमाल भी करूँगा। अब मेरे पास फाइनली होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ गई है और इस होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की मदद से मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ कि सरफेस किस चीज़ को कहते हैं। डिफ़ाइन करने लगे हैं सरफेस किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिफ़ाइन करेंगे कि सरफेस किस चीज़ को कहते हैं।